तो आज तीसरा चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां तक पढ़ा था 9 में, एक चैप्टर था 9 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें एक पद जुट गया युग्म, के युग्म। देख लो किताब में लिखा होगा के युग्म है, ध्यान से देखो। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। आप सब चीज को फिर से अच्छा से, जब तक चैप्टर का नाम नहीं समझ में आएगा तब तक चैप्टर नहीं बनेगा। हो गया, देखा यहाँ। तो जब तक चैप्टर का नाम नहीं समझ में आएगा तब तक जो है तुम लोग को चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा तो क्या बनाओगे। वैसे भी तो समझने लायक तुम लोग होशियारे हो। ठीक है, देखिए हर एक पॉइंट को देखो, इसमें जो जो चीज लिखा हुआ है। पहला लिखा गया है दो, दूसरा क्या लिखा है चर वाले, यानी चर। चर क्या हो गया, बताए थे ना, चर राशि और अचर राशि। जो अपना मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं, जो अपना मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। यानी चर वैसी राशि हुई जो अपना मान बदलता है। जैसे एक्स, देखते होगे कहीं एक्स का मान कुछ आता है और कहीं कुछ आता है। वाई, कहीं वाई का मान कुछ, ऐसा तो नहीं है वाई का मान 3 आया तो जीवन भर तुम 3 पढ़ते हो वाई बराबर, नहीं है ना। तो वो हो गया चर राशि। लेकिन 2, 4, 5, 10, 15 ये हो गया अचर राशि। कैसे? क्योंकि अगर 2 केला यहाँ ले रहे हो, अगर अंतरिक्ष में भी लेके जाओगे तो 2 केला 2 केला रहते रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 2, 4 हो जाएगा, थोड़ी होगा। तो दो चर, चर जानी एक्स और वाई। एक्स वाई मान लेते हैं अभी, यू भी, पी के, एम पी, कुछ भी। चलो रैखिक, जो बता दोगे रैखिक उसको एगो चॉकलेट देंगे, बताओ। रैखिक तुमको देंगे जिसका पावर 1 हो। याद हो हम बताए थे बहुपद, बहुपद रैखिक बहुपद बताए थे। वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक। और रैखिक इसलिए बोलते हैं कि इसका ग्राफीय निरूपण एक लाइन में होता है। यानी जिसका घात, उच्चतम घात 1 होता है उसका क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। यानी रैखिक रहता है, एक लाइन में उसका ग्राफ जाता है। आप बताए थे जब द्विघात होता है तो उसका पाराबोला होता है, बताए थे ना। हाँ, तो यहाँ जो है दो चर वाले रैखिक यानी एक घात, घात कितना हो, उच्चतम घात, उच्चतम घात 1 हो। समीकरण समझिए रहे हो, बराबर 0 कर देंगे। यहां तक समझे। के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। यहां जब भी तुम्हारे पास बात आएगा तो 2 ठो समीकरण आएगा, 2 ठो समीकरण आएगा। यानी एक समीकरण एक रहेगा, दूसरा समीकरण मतलब 2 ठो समीकरण रहेगा। और वही हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे देखना, जैसे हम लिख रहे हैं 3x प्लस 5y बराबर मान लो 4, कोई दिक्कत नहीं ना, बराबर 0 भी दे सकते थे। देखो तो दो चर x और y, 2 ठो चर आया। ध्यान से देखो, समझो बात को। 2 ठो चर आ गया, x और y 2 चर आ गया, 2 चर वाले, 2 चर वाले हो गया। रैखिक यानी उच्चतम घात कितना हो, 1। देखो तो x पर भी घात कितना है 1, y पर भी घात कितना है 1। तो ये हो गया 2 चर वाले रैखिक बराबर 4। तो समीकरण अभी युग्म नहीं हुआ है, यहां तक 9th में पढ़े थे। अब ऐसे करके समीकरण 1, 5x प्लस 3y बराबर कुछ भी ले लो, समीकरण 2। अब देखो युग्म हो गया, ये 2 ठो जोड़ा में आ गया ना, तो ये युग्म हो गया। इसी को अब सॉल्व करने का काम करेंगे। पूरा तीसरा चैप्टर जो भी है इसी में से 3.6 तक होगा सवाल। तुम्हारा एनसीईआरटी का बात कर रहे हैं, किसी सिन्हा में भी कहां तक है पता नहीं, देख लेना ध्यान से। वैसे पहले पढ़ेंगे कौन चीज, केसी सिन्हा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी, जैसे बहुपद में किए थे। है 3.6 तक है ना, उसमें भी 3.6 तक है। तो देखो, तो सबसे पहला बात देखो ध्यान से,
दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है इसका रूप क्या होता है, ये तो एग्जांपल ना लिखा है, इसका सामान्य रूप क्या होता है, तो दो चर वाले समीकरण का सामान्य रूप होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। ध्यान से देखना, रूप ये होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी। यहाँ तो दो ठो है, यहाँ कितना है, तो यानी एक ठो और होगा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होगा। लेकिन जब दोनों एक ही जैसा लग रहा है तो दिक्कत होगा ना, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, इसीलिए इसमें कर दिया जाता है a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। समीकरण दो ठो, ये समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया, युग्म का रूप हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, एक, ये समीकरण क्या हो गया, दो। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का रूप हो गया। अब इसमें क्या क्या है बताओ, इसमें x है, y है, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। समझ रहे हो। और जब बात हो रहा है तो ये रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ एक लाइन में जाएगा, सीधा लाइन जाएगा, सरल रेखा में जाएगा, क्योंकि रैखिक समीकरण कहला गया। वैसे भी जानते हो कि पावर जब चर राशि पर पावर एक हो, उच्चतम घात एक हो, तो उसका क्या होता है, रैखिक होता है। जैसे दो पावर हो जाएगा तब जो भी होगा अलग होगा, लेकिन अभी तो एक घात है, इसीलिए इसका नाम भी है। सब चीज नाम में ही छिपा हुआ है, सब चीज नाम में ही छुपा हुआ है। अब देख, आंख से है अंधा, अपना नाम रख लिया नयन सुख, कोई बात हुआ, अर्जुन नाम रख लेने से कोई अर्जुन हो जाता है क्या, नहीं ना जी। तो देखो ध्यान से, तो लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। जल्दी से लिखो। तो इसको जो है, सबसे पहले जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसको तो हल करने के लिए सीखेंगे। तो हल करने के लिए जो सीखेंगे, तो तुम बताओ कि जब दो चर वाले जब द्विघात समीकरण पढ़ रहा था, उसमें भी बहुत प्रकार का विधि सीखा था ना, कौन कौन विधि सीखा था, सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि, गुणनखंड विधि, ये तीन गो मेन। ग्राफीय विधि में तो नहीं बताए थे, बोले थे नहीं होता है, हाँ जरूरत नहीं है। तो इसमें इसमें पांच विधि, कितना विधि, पांच विधि से पढ़ना पड़ेगा, पांचों विधि से सीखना पड़ेगा। पांच विधि में कौन विधि पूछेगा कोई नहीं जानता, तुमने एग्जाम में पूछ देगा। इसमें कहता है इस विधि से बनाए, समझ रहे हो बात को। जैसे उसमें भी बोल देता है सूत्र विधि से बनाए, या पूर्ण वर्ग विधि से बनाए, या फिर गुणनखंड विधि से बनाए। इसमें भी पूछता है, इसमें पांचों विधि, पांच विधि में चार विधि तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो देखिए इसमें हल करने की विधि, हल करने की, अच्छा हल को क्या बोलेंगे, शून्य को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हलमान बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, समझ रहे हो ना। तो हल करने की विधि, तो इसमें हल करने की सबसे पहले विधि पढ़ेंगे तुमको विलोपन विधि। विलोपन विधि कौन सी विधि, हाँ ब्यूटी पटर पटर ने। दूसरा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। फिर बिहार टक करके दिखाइए तब ना बुझबो पटर पटर। प्रतिस्थापन विधि, पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तुलनात्मक विधि, या बाद में लिखते हैं वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि।
इसको बज्र गुणन नहीं बोलना, वज्र गुणन विधि। चौथा तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि। पांचवा ग्राफीय विधि, इसमें ग्राफीय विधि से भी हल निकालना है, ग्राफ के द्वारा, और आंसर भी बनाना, वहां पूछेगा भी ग्राफीय विधि से हल करे, ग्राफ का कॉपी भी देगा तुमको, पेपर भी देगा ग्राफ वाला, और तुमको बनाने बोलेगा, तो ग्राफीय विधि भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 5 विधि है, जिसमें कि तुम्हारे न किसी नाम में और न तुमको एनसीईआरटी बीटीसी कोई भी में ई विधि नहीं दिया गया, लेकिन हम बता देंगे और सबका आंसर क्या अलग अलग निकलेगा? नहीं, सबका आंसर सही है। हलवा चाहे तुम डेगची में बनाओ, चाहे लोहिया में बनाओ, चाहे बड़का कुकर में बनाओ, बात बराबरे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसी तरह कुछ किसी विधि से आंसर वही निकलेगा। तो कितने विधि से हल करेंगे? 5 विधि से। विलोपन विधि, इसका दूसरा नाम है विलुप्तीकरण विधि भी। इसका दूसरा नाम क्या है? विलुप्तीकरण। अगर बोल दे विलुप्तीकरण तो तुमने विलुप्त हो जाना। विलुप्तीकरण विधि तो यही विधि है, विलुप्तीकरण विधि भी कहते हैं इसको। विलोपन वहां बोलता है एग्जाम में, तुमको बोला जाएगा, सवाल दिया जाएगा, सवाल दे दिया, बोलेगा इसको विलुप्तीकरण या विलोपन विधि द्वारा हल करें, इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें, इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करें। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से तुमको हल करना है। कोई दिक्कत? तो लिख लो हल करने की विधि। अब थोड़ा देखना, याद है ना द्विघात समीकरण में डी निकालते थे, और डी से पता चलता था कि आंसर निकलेगा कि नहीं, और जब आंसर का पता चलता था तब आगे आंसर निकालने का कोशिश करते थे, नहीं तो फंस जाने का डर रहता था। उसी तरह यहां भी एक चीज है कि वो निकाल के देखेंगे, यदि सही रहा और उस फिट बैठा उस पर, तब आंसर निकालेंगे, नहीं तो निकलवे नहीं करेगा। जैसे देखेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि समीकरण का आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका हल देखेंगे, यही ना? यानी समीकरण के हल की प्रकृति, यही कह सकते हैं हम तत्काल के लिए। देखो कैसे, ऐसे हम बता रहे हैं कि तुमको समझने, तो तुरंत तुरंत खत्म हो जाएगा, देखना तुरंत खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस तरह से तुम्हारा करना चाह रहे हैं कि तुमको क्लियर हो जाए। तो देखो, सबसे पहले हम लिख देते हैं रूट। पहला क्या था? a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, इसको तो भूलना नहीं जी। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बात समझो, कहना क्या चाह रहे हैं हम। अगर लिख रहे हैं 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 9x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, तो देखो x तो वही है ना, y तो वही है, x वही है, y हमारा a बदल गया। देखो, तो यहाँ 5 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, कोई बात नहीं, यहाँ 6 है तो यहाँ 9 है, मतलब ये बदल रहा है, इसीलिए a1 ये सब अलग चीज है, समझ रहे हो ना? और ये x y जो है सेम चीज है, वही चीज है, इसीलिए इसको x ही लिखा जाता है। एक दो ठो और पद समझ लो बात को। अच्छा, जब दो समीकरण है तो इसका ग्राफीय निरूपण 2 ठो लाइन होगा, पहला का 1 ठो, दूसरा का एक ठो, दोनों मिलके 2 ठो हो। मान लो इसका ग्राफीय निरूपण ऐसे 1 ठो लाइन है, दूसरा का भी तो 1 ठो लाइन होगा। ये कर क्या सकता है 2 ठो आपस में? मेन संबंध ये देखना है, ध्यान से देखना। 2 ठो लाइन है, हम इसको कितने प्रकार से सजा सकते हैं, इस बात को समझना थोड़ा सा।
यही है, यहाँ 3 नंबर से 4 नंबर तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो चीज हम समझा रहे हैं। अगर नहीं समझे तो जीवन भर रटना, और रटने से भी भूल जाओगे। देख लो यहाँ ध्यान से, 2 ठो लाइन को हम किस किस तरह से सजा सकते हैं। हमको, मेरे पास 2 ठो लाइन है, यानी 2 ठो समीकरण, 2 ठो लाइन है, क्योंकि इसका ग्राफीय निरूपण तो सीधा रेखा होता है। इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, तो देखना तुम लोग खुद दे बोलोगे। 2 ठो लाइन है ना, हम क्या कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक दूसरे को काट दिया, एक जगह काटा है, ये कर सकते हैं। हो सकता है जिस तरह से लाइन का पटरी चलता है उसी तरह से समांतर चल जाए। ये एक कंडीशन ये हो सकता है, एक ठो चला इसी के पीठ पे चढ़ के दूसरा भी चल गया। ये 3 कंडीशन होता है। चौथा कंडीशन बताओ तो कोई। 2 ठो लाइन को हम कैसे कैसे ले जाएंगे, बोलोगे सर ऐसे, ये भी तो आखिर काटा, सर ऐसे, ये भी तो आखिर काटा। काटने वाला बात एगो हो गया, एगो जगह काटा है जैसे काटे, दूसरा समांतर चल गया, ये काटा नहीं है, लंबा मतलब जीवन भर चलते रहेगा, समांतर ही चलेगा। और तीसरा एक के ऊपर दूसरा चढ़ के चल गया। और कुछ कर सकते हो इसके एक्स्ट्रा, इसके अलावे तुम कुछ कर सकते हो। एक तो जैसे ये हुआ और ये हुआ, यही ना, काटेगा नहीं तो लंबा यहां तक, तो कहीं ना कहीं मिल गया तो कट गया। और सुनो, थोड़ा बात समझो, ये जो लाइन होता है ये रुकता नहीं है, जीवन भर चलते रहता है, ऐसे रहता है। ये रैखिक है ना, रेखा है, ये कट रुकेगा नहीं। इन्हें समझना कि ये सर लंबवत हो गया, यहाँ रुका थोड़े, ये तो जीवन जो लाइन खिंचाव चलते रह रहा है, रुकिए ना रहा है। अब बताओ, और बताओ, एक तो और होता है कंडीशन, बता दोगे तो समझ लो। एक तो डेयरी मिल्क 10 रुपया वाला तुमको, 3 कंडीशन होता है, एक कंडीशन और होता है। होगा तो कैसे नहीं होगा, बोलो रे सुमित। और क्या कर सकते हैं, 2 ठो लाइन को हमको सजाना है। नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्या करोगे अब, 2 ठो एक लाइन के दूसरा लाइन को बराबर में भेज दिए, एक ठो को काटते हुए से क्रॉस करते चले गया, एक ठो लाइन पे लाइन चढ़ के चल गया, और तो कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, तो इसको बोलते हैं, जो ये कटा है इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। ये जो कटा है, ये जो गया है, इसको बोलते हैं समांतर, जानते हो। इसको संपाती बोलते हैं, जब एक दूसरे पे चढ़ के, ना नहीं बोलिए चढ़ के चल गए, क्या बोलोगे, संपाती। क्या बोलोगे, संपाती। ऐसा नहीं बोलेगे चढ़ के चल गए। इसके लिए एक बकायदा वर्ड है, संपाती। क्या है, संपाती। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा और समझ लो। माता पिता बोलते हैं क्या, अरे तू ओकर संगत में बिगड़ गई, सुने हो। संगत, संगत मतलब क्या हुआ, उसके साथ रहे हैं, मिलते हैं, उससे बात होती है तो संगत। बताओ तो इन तीनों में कौन कौन संगत है, कौन कौन से बात होती है, कौन कौन मिलता है देखो, ये कहीं ना कहीं सटान एक दूसरे से, तो ये हो गया संगत। ये एक दूसरे पे चढ़ के गया है ना, ये हो गया संगत। ये देखो तो नहीं न सटा है, कहीं मिलवे नहीं किया है, तो ये हो गया असंगत। समझ रहे हो बात को, ये क्या हो गया, असंगत। तो सबका कहानी अलग अलग होता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो जब ऐसा हो, ये दोनों का ग्राफीय निरूपण लिखते हैं। इन दोनों का ग्राफीय निरूपण, ग्राफ वाला निरूपण लाइन में है, ग्राफीय निरूपण निम्न हो सकता है, निम्न हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो एगो हो सकता है कहीं ना कहीं काट दिया, एगो हो सकता है कि दोनों बराबर गया होगा, और एक हो सकता है कि यह एक के ऊपर दूसरा चला गया, संपाती हुआ होगा। मतलब अभी नहीं बोल रहे हैं, एक ठो काटा है
एक ठो बराबर गया है, एक ठो के ऊपर चढ़ के चल गया है, समझ रहे हो, एक ठो के ऊपर चढ़। तो जब यह काटा ना तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। जब काटा कहीं ना कहीं छेद किया तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेदी। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी। ये तुम्हारा क्या है, समांतर। ये तुम्हारा क्या है, संपाती। जब एक दूसरे पे चढ़ के चल गया तो वो क्या हो गया, संपाती। समझ रहे हैं, ये हो गया प्रतिच्छेदी, ये हो गया समांतर, और ये हो गया संपाती। समझो बात को, ये हो गया तुमको प्रतिच्छेदी, ये हो गया समांतर, ये हो गया संपाती। ये कहीं ना कहीं काटा है, ये कहीं ना कहीं नहीं काटा, कहीं नहीं काटा है, और वो तो काटे क्या, उस पर चढ़िए के चल गया। ठीक है, जब प्रतिच्छेदी हो गया, जब प्रतिच्छेदी हो गया तो कहीं ना कहीं मिल गया ना, यानी एक दूसरे के संगत में है ना, तो ये हो गया संगत। ये क्या हो गया, आगे समझ में आएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। समांतर हो गया तो क्या ये कहीं मिलेगा, ये हो गया असंगत। ये क्या हो गया, असंगत। अब फिर वो मिला है क्या, हाँ कहीं ना कहीं हो गया संगत, यो संगत हो गया। ठीक है, तो कितना कंडीशन हो सकता है, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। इस प्रकार से जब ग्राफीय निरूपण, एक ठो लाइन इसका है, एक ठो लाइन इसका है, समझ रहे हो, हम इसको लिख सकते हैं। यह किसका लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये a1x a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, यानी यह रेखा जो है पहला वाला समीकरण का है, ये दूसरा। उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2। समझ में आ रहा है बात, यानी दो ठो रेखा होगा, या तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट देगा, या तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर चल जाएगा, या तो यह एक दूसरे पे चढ़ के चल जाएगा। जब एक दूसरे को काटेगा तो वो प्रतिच्छेदी कहलाएगा, जब यह एक दूसरे के बराबर चल जाएगा तो समांतर कहलाएगा, और जब यह संपाती हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पे चढ़ के चल जाएगा तो यह संपाती कहलाएगा। जब यह एक दूसरे को काटा तो कहीं ना कहीं स्पर्श किया, यानी संगत में आया, कहीं ना कहीं एक दूसरे को छुआ है तब ना काटा है, तो ये संगत कहलाया। ये दूसरे एक दूसरे को कभी छुए नहीं करेगा, असंगत हो गया। ये तो पूरे छुले है, चढ़ले है, तो इसका मतलब ये हो क्या हो गया, संगत हो गया, संगत में है। अब समझो हम कब होगा ये अभी बताएंगे, लेकिन याद रखिए जब ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा तब हेठो आंसर निकालते हैं। जैसे याद रखो, याद आया, डी बराबर, जब डी 0 से बड़ा, जब डी 0 से बड़ा या बराबर होता है तभी ना हल निकालते थे। माइनस में आ जाता था तो बोल देते थे अस्तित्व में नहीं है, खत्म कर दिए कहानी वहां ने। वही जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ही हम आंसर निकालेंगे। ये दोनों कंडीशन आएगा तो हमसे आंसर नहीं निकलेगा, निकालबो नहीं करेंगे। सुनो बात को, क्या कहे, जब ऐसा प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, तो क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। और समांतर होगा तो आंसर नहीं निकालेंगे, और अगर संपाती होगा तो आंसर नहीं निकालेंगे। अब समझो कब होगा, ये मेन तो बात यहां है ना, कब होगा। सुनो बात को, बड़ा हम सिचुएटेड ढंग से बता रहे हैं, समझो बात को, कब होगा देखना क्या कह रहे हैं। जब इसका a1 और a2, ध्यान से समझना, जब a1 बटे a2 किए, इसके पास जो था, मान लो 5a, पहले समझते भी जाना, 5x प्लस, दिखाई दे रहा है कैमरा में, देखो तो, 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, समीकरण 1। 6x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण, ये बटे ये करेंगे, यानी a1 बटे a2,
तीनों का करेंगे B1 बटे B2, समझो बात को, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 अगर बराबर नहीं हुआ, यानी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर नहीं हुआ तो यह प्रतिच्छेदी होगा। बराबर नहीं का ये चिन्ह है, बराबर को काट दिए, ये बराबर नहीं, समझो बात को, अच्छा इस तरह लिख देते हैं। बराबर है, जब बराबर रहता है दोनों बगल, इधर वो 5 यानी इधर 3/5 उधर 3/5 तो बराबर हुआ, इधर 3/5 उधर 4/5 बराबर हुआ क्या? तब जब ऐसा कंडीशन होता है तो यह प्रतिच्छेदी होता है। बिना चेक कर ले हम बता सकते हैं कि यह प्रतिच्छेदी होगा, और जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसका आंसर निकालेंगे। कौन विधि से? 5 गो विधि जो भी बताए, पांचों विधि से निकाल सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को? समांतर कब होगा, ध्यान से देखना। बोलिए सर C1 बटे C2 इधर बराबर रहे या चाहे नहीं रहे उससे हमको कोई मतलब, यही दो ठो से चेक होगी। उधर वो बराबर रहबो करेगा नहीं हो रहेगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? वो बराबर रहे चाहे नहीं, यही दो ठो निकाल के देखेंगे। अगर पहला में बराबर हुआ तो आंसर वहीं छोड़ देंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे। अगर बराबर नहीं हुआ तो आंसर निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? दूसरा, ये समांतर है। जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो जाए और बराबर ना हो C1 बटे C2, याद रखना यही बात नहीं आगे बढ़ पाता है। जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर हो लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं हो तो यह क्या होता है? समांतर होता है। यह क्या होता है? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसको हम डब्बा टाइप से बना देंगे तो बहुत अच्छा, मिटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं हो किसका? C1 बटे C2 का, तब क्या कहलाता है? यह समांतर। ये कहलाता क्या है? मतलब ये समांतर होता है, और जब समांतर होता है तो हल नहीं है, हल नहीं निकालते। ठीक, यहां से यहां लाइन खींच दें तो अच्छा रहेगा, तीनों को अलग कर रहे हैं नहीं तो मिल जाएगा। अब देखिएगा संगत में, अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए तो वह संपाती होता है, यानी एक लाइन पे चढ़ के दूसरा लाइन चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जब यानी ये बताइए, हम तीनों का एग्जाम्पल भी अभी लिखा देंगे, देखना। जैसे बात समझो, जब क्या हो, यह दोनों बराबर नहीं, जैसे एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, 4x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0। थोड़ा समझना, बाद में करवे करेंगे। यहाँ क्या हुआ? 5/4 हुआ, और यहाँ क्या हो गया? 3/7। क्या बराबर है? नहीं है तो इसका प्रतिच्छेदी होगा। इसका क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसका हम चेक कर रहे हैं, देखना। 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, 8x प्लस 10y प्लस 9 बराबर 0। देखो तो 4/8 हुआ तो कट के 1/2 हुआ, 5/10 हुआ, 1/, दोनों बराबर हो गया। लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, 7/9 1/2 नहीं हुआ। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो यह क्या हो गया? समांतर हो गया, यानी असंगत हो गया। ठीक, उसके बाद देखो संगत, 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0, 9x प्लस 12y प्लस 30 बराबर 0। उधर दिखाई दे रहा है जी? देखो तो, हाँ तो देखो ध्यान से देखिए, अब इसके नीचे नहीं दिखाई देगा, ठीक ना? तो देखो, यानी 3/9 करोगे, 1/3, 4/12 करोगे, 10/30 करोगे, सब बराबर आया ना? तो जब सब बराबर आया तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यह जो है संपाती चल जाएगा, एक लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ के चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह जब होता है तो इसका हल निकलता है, यानी इसका क्या फोन कौन कर रहा है? तो देखो, तो ऐसा कंडीशन हो जाए तो समझो बात को, फिर से समझो। जब ऐसा होगा प्रतिच्छेदी होगा, क्या
प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा? अद्वितीय यानी हल प्राप्त होगा, यानी अद्वितीय अलग अलग हल एक ठो हल, तो अद्वितीय हल यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो अद्वितीय हल यानी हल निकलेगा। अद्वितीय मतलब एक ही हल, एक्स का एक ठो मान आएगा, ठीक है, वाई का एक ठो मान आएगा, इसका हल संभव नहीं होगा। जब समांतर होगा तो क्या होगा? हल संभव नहीं है, संभव नहीं होगा, कोई दिक्कत? और जब वो हो तो अनेक हल प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा तो निकाल में नहीं करेंगे, समझ रहे? इसका क्या हो जाएगा? अनेक हल है। तो एग्जाम्पल तुम समझ गया ना? इसको मिटा देते हैं तब लिखते हैं। देखो, तो इसका होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसका हल संभव नहीं होता है, हल संभव नहीं, इसका अनेक हल, कैसा हल? अनेक हल। बात समझ में आई? तो अब जो है इस बात को कंठस्थ याद कर लीजिए, फिर से देखिए एक बार और समझाते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं सबसे अच्छा। काहे हंस रहा है? चलो देखो फिर से, इसका कितना कहानी हो सकता है? 3, मतलब 3 गो से रिलेशन बन सकता है। एक प्रतिच्छेद कर देगा, एक दूसरे को काट देगा, दूसरा कर देगा समांतर चल जाएगा, और एक दूसरे पे चढ़ के चल जाएगा। जब एक दूसरे को काटेगा तो उसको प्रतिच्छेदी बोलेंगे, जब मतलब बराबर में चल जाएगा तो उसको समांतर बोलेंगे, और जब एक दूसरे पे चढ़ के चल जाएगा तो उसको संपाती बोलेंगे। जब ऐसा रहेगा तो कहीं ना कहीं मिला है ना, इसीलिए इसको संगत कहते हैं। ऐसा जब हुआ है इसका मतलब ये असंगत है, कहीं मिल भी नहीं किया, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया, और ये तो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहता है, तो ये भी संगत कहलाएगा, यानी ये और ये संगत कहलाता है, ठीक है। ऐसा कब होता है? ये ऊपर वाला तीनों कंडीशन कब होता है? जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2। अभी बता दिए, ऐसा तीनों कंडीशन कब होता है? जब ये दोनों बराबर हो लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हो। ऐसा कंडीशन कब होता है? जब तीनों बराबर हो, समझ रहे हो? जब ऐसा कंडीशन होगा यानी प्रतिच्छेदी होगा तो इसका एक तो हल निकलेगा, और यही वाला हम आंसर निकालते हैं, हमेशा इसी का यूज करके बनाएंगे। जब ऐसा कंडीशन हो तो संभव नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, नहीं बर समांतर चल गया, जब कटबे नहीं किया तो आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि कटता था, याद रखो एक्स एक्स में भी कटता था तब आंसर निकलता था, कटबे नहीं किया। ये तो हमेशा कटिए रहा है तो ढेर ही हल हुआ, हमेशा कटिए, एक दूसरे पे चढ़ के चल रहा है तो कट रहा है ना, और ढेर ही हल हुआ, वो उतना नहीं निकालेंगे,
यानी हमारा सेम मेन क्या हो गया, ये वाला हमारा निकालना, यही मेरा मेन हो गया, ये वाला मेरा आंसर चाहिए। ठीक है, बस इसको अच्छा से लिख लो, इससे 5 नंबर आएगा तुमको।